Hello and welcome back with another lecture on the production technology of vegetable crops. The lecture is on the beans. So, about the importance and uses. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बीन्स जो हैं लेगुमिनस वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जो कि लेगुमिनेसी वेजिटेबल से बिलोंग करती हैं और देयर आर 18 टाइप्स ऑफ कल्टिवेटेड बीन्स, यानी कि 18 तरह की बीन्स हैं जिन्हें की कल्टीवेशन के अंडर लाया गया है। और बीन्स में एबिलिटी रहती है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू रूट नोड्यूल्स। सो बीन्स जो हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है। बीन्स जो है वर्सेटाइल नेचर की रहती हैं। सो इनका जो कंजप्शन है वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे बीन्स को हार्वेस्ट किया गया है, यानी कि अगर ग्रीन वेजिटेबल की तरह बीन्स को यूज़ किया गया है तो इन्हें ग्रीन स्टेज पे हार्वेस्ट करना पड़ेगा एंड देन ग्रीन शेल्ड सीड्स की तरह इन्हें हार्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम बीन्स को ड्राई कंडीशन में यानी कि ड्राई सीड्स के फॉर्म में हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे कि हम मोस्टली पल्सेस की तरह यूज़ करेंगे, तो बीन्स का जो स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग है वो डिपेंड करती है for the particular use of the vegetable crop. Then regarding the nutritional value, beans जो है बहुत ही important source है और rich valuable source है प्रोटीन्स का, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन्स का। पर्टिकुलरली विटामिन्स में बात की जाए तो फोलेट, थायमीन और नाइसिन में रिच रहती हैं बीन्स। एंड मिनरल्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट पाया जाता है एंड इवन कैल्शियम। देन बीन्स जो है रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, प्रोटीन्स का एंड इवन फाइबर्स का। देन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंच बीन, काउपी, क्लस्टर बीन एंड डॉलिकॉस बीन, स्पेसिफिकली इनकी जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। बीन्स जो हैं वो फॉरोस्ट को सहन कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्रॉड बीन, और जो ग्रोथ के लिए टेम्परेचर रहता है ब्रॉड बीन्स के लिए वो है समर सीजन क्रॉप। सो दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ द बीन्स। देन द बीन्स बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूम्स टाइप की रहती हैं, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसे कि हम लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। देन नेक्स्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स एंड बोटानिकल नेम अलॉन्ग विद देयर क्रोमोसोम नंबर। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द क्लस्टर बीन, जिसे कि सामोप्सिस टेट्रागोनोलोबा के नाम से जाना जाता है बोटैनिकली, उसका क्रोमोसोम नंबर 14 है as compared to other beans। and winged bean जो कि सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस के नाम से जानी जाती है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 18। देन अबाउट द ब्रॉड बीन जो है वीसिया फैबा के नाम से जाना जाता है और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो बीन्स में सबसे कम है, जो कि 2n=12 है। देन अबाउट द फ्रेंच बीन को बोटैनिकली फेजियोलस वुल्गारिस के नाम से जाना जाता है, क्रोमोसोम नंबर है 2n=22। देन काउपी विग्ना एंगुकुलाटा और क्रोमोसोम नंबर है 22। देन एस्पैरागस बीन और यार्ड लॉन्ग बीन, जिसे कि विग्ना एंगुकुलाटा वैरायटी सेस्किक्यूपोडालिस के नाम से जाना जाता है बोटैनिकली, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=22 रहता है। देन अबाउट द हाइसेंथ बीन जिसे कि डॉलिकॉस लैबलब के नाम से जाना जाता है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो 22 है। देन स्कारलेट रनर बीन फेजुलस कॉक्सीनियस के नाम से जानी जाती है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी 2n=22 रहता है। देन टपेरी बीन इज फेजुलस एक्यूटिफोलियस, जिसे कि बोटैनिकली कहा जाता है एक्यूटिफोलियस बीन। देन क्रोमोसोम नंबर है 2n=22। देन मूंग बीन इज विग्ना एक्यूटिफोलियस, देन क्रोमोसोम नंबर इज ऑल्सो 22। मूंग बीन
Radiata 22 chromosome number. Moth bean is Aconitifolia 22 chromosome number. Lima bean is Phaseolus lunatus with the chromosome number is 22, and winged bean is Sophocarpus tetragonolobus and the chromosome number is 18. Sword bean is टू टाइप. सबसे पहले टॉल टाइप जिसे कि कैनावेलिया ग्लैडियाटा बोटानिकली कहा जाता है, और डॉफ और जैक बीन जिसे कि कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस के नाम से जाना जाता है, और क्रोमोसोम नंबर दोनों का 21=22 रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट है बोटानिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर. यहाँ इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस नेट, जीआरएफ, एसआरएफ में पूछे जाते हैं. रिगार्डिंग द बोटेनिकल नेम भी हो सकता है और क्रोमोसोम नंबर भी रह सकता है. देन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स, किस किस तरह से बीन्स जो हैं देखने में पाई जाती हैं. फ्रेंच बीन जो है इस तरह की रहती हैं. देन दीज आर क्लस्टर बीन्स. दिस इज द एस्पैरेगस और लॉन्ग बीन, यार्ड बीन जिसे कहा जाता है. काउपी को जनरली रोंगी के नाम से जाना जाता है और इसे हम एज अ पल्स क्रॉप भी यूज करते हैं. देन दीज आर लीमा बीन्स. दिस इज द विंग्ड बीन लाइक अ विंग एंड डॉलिकॉस बीन. डॉलिकॉस बीन के जो फ्लावर्स रहते हैं वो पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं. दिस इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग द डॉलिकॉस और द लैबलब बीन. देन सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच बीन की. फ्रेंच बीन को बोटेनिकली फेजियोलस वुल्गारिस के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, और क्रोमोसोम नंबर 2n=22 है. और जो ओरिजिन जो बीन्स का ओरिजिन है वो है सेंट्रल और साउथ अमेरिका, यानी कि लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका, एशियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ पर बीन्स की कल्टीवेशन की गई थी सबसे पहले. यानी कि बीन्स जो है लगभग 7000 साल पहले ग्रो की जाती थी, और फर्स्टली इनकी जो डोमेस्टिकेशन है वो साउथ इंडियन रीजन में यानी कि साउथ अमेरिका में की गई थी. देन यहाँ पर बीन्स को क्लासिफाई किया गया है, फ्रेंच बीन की वेराइटीज़ को 2 कैटेगरीज में. सबसे पहले फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर्स, जिसमें कि स्ट्रिंग टाइप और स्ट्रिंगलेस टाइप बीन्स रहती हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट के बेस पे पोल टाइप, बुश टाइप एंड सेमी पोल और समर टाइप्स. तो सबसे पहले बात करती हूँ स्ट्रिंग टाइप वेराइटीज़ की, जो कि फाइबरस वेराइटीज़ रहती हैं, यानी कि पॉट्स जो हैं फाइबर कंटेन करते हैं, और वेराइटीज़ में इनमें स्ट्रिंगी नेचर पाई जाती हैं. स्ट्रिंगलेस टाइप की जो वेराइटीज़ रहती हैं उनके पॉट्स फ्री रहते हैं जनरली फाइबर से, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट. सबसे पहले पोल टाइप वेराइटीज़. पोल टाइप के जैसे कि नेम से क्लियर है, पोल यानी कि टॉल टाइप और इनडिटर्मिनेट वेराइटीज़, जिनमें लार्जर इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और जो नंबर ऑफ इंटरनोड्स हैं वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ग्रोइंग सीजन, यानी कि किस लेंथ पे और कितनी लेंथ है पर्टिकुलर ग्रोइंग सीजन की. पोल टाइप की वेराइटीज़ इनडिटर्मिनेट होने की वजह से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जनरली जो शूट्स रहती हैं वो ग्रोथ को पुट फॉरवर्ड करती हैं, यानी कि जो ग्रोथ है वो टर्मिनल एंड पे वहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस नहीं देखी जाती है. ग्रोथ जो है डायरेक्टली रहती है इस पे विदाउट एनी सीजेशन. देन ब्रांचिंग इज़ अनलिमिटेड. ब्रांचिंग जो है अनलिमिटेड रहती है इस तरह की वेराइटीज़ में, इसीलिए इस वेराइटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इल्ड देखने को पाई जाती हैं. हाई इल्डिंग वेराइटीज़ रहती हैं एज़ कम्पेयर टू बुश टाइप, और इनका जो लॉन्ग प्रोडक्शन सीजन रहता है एज़ कम्पेयर टू बुश टाइप, और जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है यानी कि ये वर्टिकली ग्रो करती है. स्मॉल गार्डन्स में भी इन्हें इकोनॉमिकली ग्रो किया जा सकता है. देन रिगार्डिंग द बुश टाइप बीन्स, जैसे कि नेम से क्लियर है, बुशी नेचर की रहती हैं बुश टाइप बीन्स, और जिन्हें कि हम ड्वार्फ बीन के नाम से भी जानते हैं. इस तरह की लेग्यूमिनस क्रॉप्स रहती हैं जो कि लगभग ग्राउंड लेवल के क्लोजर ग्रो करती हैं, और कोई भी जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए वो इस तरह की क्रॉप को नहीं रिक्वायर्ड रहती. देन बुशी हैबिट होने की वजह से जो टर्मिनल
सीजेशन है यानी कि टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस देखी जाती है स्टेम के ऊपर। सो पॉपुलर वेराइटीज़ हैं क्योंकि कम्पैक्टनेस ज़्यादा पाई जाती हैं, हार्वेस्टिंग के लिए इजी रहती हैं और जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप हैं। देन दिस इज अबाउट द पोल टाइप एंड बुश टाइप ऑफ फ्रेंच बीन। देन सेमी पोल और समर टाइप। सेमी पोल और समर टाइप ऑफ फ्रेंच बीन हैज़ ऑलमोस्ट 4 to 8 इंटरनोड्स जो कि ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू बुश टाइप। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो टर्मिनली देखी जा सकती है, बट कुछ वेराइटीज़ में वाइनल ग्रोथ यानी कि वाइनिंग भी देखी जाती है सेमीपोल और समर टाइप वेराइटीज़ में। और प्रॉपर ग्रोथ को अगर अचीव करना है तो स्टेकिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्रेंच बीन की, सेमी और समर टाइप बीन्स के लिए। देन These are the varieties which are recommended in Indian conditions। सबसे पहले ड्वार्फ वेराइटीज़ की बात की जाए तो ड्वार्फ में आती हैं कंटेंडर, वीएल बॉनी 1, पूसा पार्वती, प्रीमियर, अर्का कोमल, पंत अनुपमा, पंत बीन 2, अर्का सुविधा, देन अर्का अनूप, फाल्गुनी, फुले सुरेखा, IVR FB1 and IVR FB2। Then about the pole type varieties, Kentucky Wonder, SVM1, लक्ष्मी, पूसा हिमलता, VL लता बीन 12, VL लता बीन 17, पूसा स्वर्णलता, HFB-3 and 4 and RCM FB-1। So varieties which are suitable for growing under the Himachal Pradesh conditions are dwarf varieties में contender, VL Boni 1, पूसा पार्वती, प्रीमियर, अर्का कोमल and बजौरा selection। In case of pole type varieties, Kentucky Wonder, SVM1 and Lakshmi। Then here you can see the varieties contender। contender जो है सी शेप की वेराइटी है एंड बजौरा सिलेक्शन जो है वो स्ट्रेट पॉट्स रहते हैं इसमें। द वेराइटी पोल बीन इज़ लक्ष्मी, ये लक्ष्मी वेराइटीज़ ग्रो की गई हैं एंड द वेराइटीज़ SVM1 जो कि बीन पोल बीन वेराइटी है। देन नेक्स्ट आर SVM1, यहाँ आप देख सकते हैं SVM1 वेराइटी को एंड Kentucky वंडर को जो कि पोल टाइप वेराइटी है एंड द वेराइटी लक्ष्मी। यहाँ पे लक्ष्मी वेराइटीज़ की पिक्चर्स में आप देख सकते हैं किस तरह के वेराइटल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वेराइटीज़ में। देन नेक्स्ट आता है कि किस तरह की सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस में इन्हें ग्रो किया जाए, यानी कि फ्रेंच बीन को ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल और सैंडी लोम सॉइल का होना बहुत ही आवश्यक है। देन पीएच की बात की जाए तो लगभग 5.5 to 6 पीएच जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अबाउट द क्लाइमेट, तो वार्म सीजन की क्रॉप है और सेंसिटिव है फ्रॉस्ट को लेके और ज़्यादा टेम्परेचर को लेके, यानी कि जो सीड्स हैं सीड्स की जर्मिनेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि जो सॉइल है वो कोल्ड है, यानी कि कूलर सॉइल्स में और जहाँ पर जब टेम्परेचर सॉइल का कम रहता है उस तरह की सॉइल्स में सीड की जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। देन अगर ज़्यादा हॉट और रेनी वेदर रहता है तो ब्लॉसम ड्रॉप होने का भी और पॉड्स का जो ड्रॉपिंग है वो भी देखी जा सकती है, उसका खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आता है कि सीड की जर्मिनेशन किस टेम्परेचर पे की जाती है या किस टेम्परेचर पे होती है, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 16 से 29 डिग्री सेल्सियस, बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 16 से 21 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर मैंने बात की ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, यानी कि बीन्स की पॉट सेटिंग के लिए लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है और आइडियल टेम्परेचर है पॉट सेटिंग के लिए 20 डिग्री सेल्सियस। और जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो लगभग 10.5 से 23.5 तक वेरी करता है, जो कि मोस्ट आइडियल टेम्परेचर है। पॉट की सेटिंग जैसे कि मैंने बताया 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पे जो बेस्ट देखी जाती है। आफ्टर पॉलिनेशन के लगभग 4 घंटे बाद जो टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। देन अबाउट द सोइंग टाइम, सोइंग टाइम से पहले जैसे कि टेम्परेचर का होना और किस टेम्परेचर में कितने जो पॉट सेटिंग है वो देखी जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर लीड टू द रिड्यूस्ड पॉट सेटिंग, रिड्यूस्ड पॉलिनेशन और इंक्रीज्ड फ्लावर अबॉर्शन। और जो टेम्परेचर है यानी कि स्लो टेम्परेचर स्लो डाउन करता है प्लांट की ग्रोथ को, रिड्यूस करता है पॉट सेटिंग को और इंक्रीज करता है वेरियस टाइप ऑफ रिस्क ऑफ डिजीज़ के। देन
इसी प्रकार से सोइंग टाइम के जो टाइमिंग है उसे एडजस्ट किया जाएगा। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में स्प्रिंग समर क्रॉप जो कि जनवरी फरवरी में ली जाती है। देन ऑटम विंटर क्रॉप जुलाई टू सितंबर। साउथ इंडियन कंडीशन में सितंबर से अक्टूबर तक क्रॉप को लिया जा सकता है और जो क्रॉप होती है लगभग एंडेड और ओवर बाय रहती है फरवरी तक। देन अबाउट द हिमाचल प्रदेश कंडीशंस, हिमाचल प्रदेश में लो हिल्स में क्रॉप को, जिसे कि हम स्प्रिंग समर क्रॉप कहते हैं, फरवरी मार्च में लिया जाता है और ऑटम विंटर क्रॉप को अगस्त से लेकर सितंबर तक। देन मिड हिल्स में मार्च से अप्रैल, रेनी सीजन की क्रॉप को जून में लिया जाता है, स्पेसिफिकली टॉल वेराइटीज़ को, और अगस्त और सितंबर में भी कुछ एरियाज़ में इस क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। देन हाई हिल्स में क्रॉप को अप्रैल से जून तक लिया जाता है। यहाँ पर बात करूँगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्प्रिंग समर क्रॉप और ऑटम विंटर क्रॉप के साथ डील करती हैं। सबसे पहले पुअर क्रॉप स्टैंड जो कि स्प्रिंग समर क्रॉप में देखा जाता है, क्योंकि लो सीड जर्मिनेशन रहती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है तो सीड की जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होगी, और मार्च के मंथ में जब वेदर जो है ड्राई रहता है या थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ड्राई रूट्स की रॉटिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट राइजोक्टोनिया जो कि बहुत ही सीरियस डिजीज़ है बीन्स की, जिसकी वजह से बीन्स में रॉटिंग हो सकती है और रूट सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब रह सकता है, जिसकी वजह से क्रॉप की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड होगी। स्प्रिंग समर क्रॉप में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है पॉट सेटिंग और पॉट डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, इसलिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्प्रिंग समर क्रॉप के लिए एसोसिएटेड रहती हैं। देन अबाउट द ऑटम विंटर क्रॉप, यानी कि ऑटम विंटर क्रॉप में किस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। सबसे पहले पुअर जो स्टैंड है क्रॉप का वो रहेगा ड्यू टू रूट रॉटिंग, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा ह्यूमिडिटी अगर अर्ली स्टेजेस में देखी जाती है तो उसकी वजह से रूट्स की रॉटिंग जो है हो सकती है, और वायरल डिजीज़ का अटैक होने का सबसे ज़्यादा सिवियरिटी रहती है ड्यूरिंग द ऑटम विंटर क्रॉप। एंड लो टेम्परेचर हो जाता है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, सो लिमिटेड फ्रूटिंग यानी कि लिमिटेड पॉट सेटिंग रहती है ऑटम विंटर क्रॉप में। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं फ्रेंच बीन की कल्टीवेशन के साथ ड्यूरिंग द स्प्रिंग समर क्रॉप एंड ऑटम विंटर क्रॉप। देन अबाउट द सीड रेट, यानी कि बुश टाइप वेराइटीज़ के लिए जो सीड रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल टाइप। सीड रेट लगभग 80 to 90 kg पर हेक्टेयर फॉर बुश टाइप एंड फॉर बोल टाइप 30 to 40 kg पर हेक्टेयर। देन अबाउट द सीड इनॉकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंच बीन की कल्टीवेशन के लिए, यानी कि सीड्स को इनॉकुलेट किया जाएगा राइजोबियम के कल्चर के साथ सोइंग से पहले, जिसकी वजह से रूट्स में नोड्यूल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यानी कि क्विक नोडुलेशन और नंबर ऑफ रूट्स नोड्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो एबिलिटी है वो भी ज़्यादा पाई जाएगी अगर सीड की इनॉकुलेशन की जा रही है कल्चर के साथ। देन अबाउट द स्पेसिंग, जो कि इंटर रो और इंट्रा रो स्पेसिंग है फॉर बुश टाइप के लिए इंटर रो स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर एंड इंट्रा रो स्पेसिंग इज 15 सेंटीमीटर। देन अबाउट द पोल टाइप वेराइटीज, इंटर रो स्पेसिंग इज 90 सेंटीमीटर एंड इंट्रा रो स्पेसिंग इज 10 to 15 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट आता है मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर जो कि बीन्स की कल्टीवेशन के लिए लगभग 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर होना चाहिए, और नाइट्रोजन 50 kg पर हेक्टेयर, P2O 500 kg पर हेक्टेयर एंड K2O इज़ 50 kg पर हेक्टेयर। एप्लीकेशन किस तरह से की जाएगी मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स की। सबसे पहले जो फार्म यार्ड मैन्योर है और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो डोजेज़ हैं, इवन पोटाशियम को ड्यूरिंग द सोइंग टाइम अप्लाई किया जाएगा। देन किस तरह से हम फार्म यार्ड मैन्योर और अदर फर्टिलाइज़र्स की जो डोजेज़ हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे सोइंग के टाइम, या फिर कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स जिसमें कि इफ़को जो मेन है वो रहता है उसे हम सोइंग के टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डोजेज़ हैं ये कैलकुलेट की गई हैं।
So in one of my lecture you will see how to calculate the doses for the straight fertilizers and for complex fertilizers. Then next about आता है कि प्लांटिंग मेथड्स, तो किस तरह से प्लांटिंग की जाए. एक आता है फ्लैट बेड, यानी कि जब हम स्प्रिंग समर और ऑटम विंटर की क्रॉप ले रहे हैं तो फ्लैट बेड में हम उसकी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट रहता है हिल मेथड. हिल मेथड में इम्पॉर्टेंट रहेगा रो टू रो डिस्टेंस को मेंटेन करना हिल्स में, जिसमें हम हर एक हिल पे क्या करेंगे कि 5 से 6 सीड्स रहेंगे, उनकी सोइंग करेंगे एंड देन जब सीड्स की जर्मिनेशन हो जाएगी तो हम केवल 3 प्लांट्स को ही फैसिलिटेट या रिटेन करके रखेंगे पर हिल, जिसकी वजह से इस मेथड की वजह से प्रॉपर ड्रेनेज रहेगी, स्पेशली जब हैवी रेनफॉल्स रहती हैं एरियाज़ में. देन अबाउट द इंटरकल्चर एंड वीट कंट्रोल मेथड्स, यानी कि इंटरकल्चर मेथड्स में होइंग और अर्थिंग अप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग द हायर यील्ड. सो होइंग और अर्थिंग अप कब की जाए, ये की जाएगी 2 से 3 वीक आफ्टर सोइंग. और सेकेंडली एट फ्लावर इनिशिएशन. होइंग की वजह से जो वीड्स हैं वीड्स का रिमूवल इजी हो जाएगा और सॉइल की पल्वराइजेशन की वजह से सॉइल में प्रॉपर एरिएशन रहेगी. देन 2 होइंग्स आर सफिशिएंट टू कीप द फील्ड फ्री फ्रॉम वीड्स, यानी कि अगर फील्ड को फ्री रखना है खरपतवार से तो 2 होइंग का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जब हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे तो अवॉइड करेंगे रूट्स में किसी भी तरह की इंजरी ना हो, सो दैट कि जो रूट की ग्रोथ है और जो प्लांट की स्ट्रेंथनिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए. देन वीड्स को हम इफ़ेक्टिवली प्री एमरजेंस एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनके साथ क्लोर कर सकते हैं लाइक एलाक्लोर जो कि 3 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करेंगे और पेंडीमेथालिन. देन डाईथायोबेनेकाब एंड फ्लूक्लोरालिन. तो इस तरह के हम हर्बिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कि हम प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स कहेंगे, सो दैट कि वीड्स को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके अमंग द फ्रेंच बीन कल्टिवेशन. देन यूज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का अगर स्प्रे एट द रेट ऑफ 2 ppm कंसनट्रेशन के साथ यूज़ किया जाए और NaA 5 to 25 ppm के साथ यूज़ की जाए तो फ्रूट की जो सेटिंग है वो ज़्यादा की जा सकती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉट सेटिंग, क्योंकि प्रिवेलिंग टेम्परेचर में पॉट की जो सेटिंग है वो इनहिबिट हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है. सो PCPA से इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से फ्रूट सेटिंग को एनहांस किया जा सकता है. देन अबाउट द इरिगेशन एंड द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटरिंग. सो बीन्स जो हैं शैलो रूटेड क्रॉप्स हैं, यानी कि ग्रोथ जो इनकी रूट्स की हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होती और बहुत ही सेंसिटिव हैं, ओवर सेंसिटिव जिन्हें हम कह सकते हैं रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ वाटर. सो अवॉइड करना है कि एक्सेस ऑफ वाटर या एक्सेस ऑफ वाटरिंग वाटर लॉगिंग कंडीशंस ना हो क्रॉप में. एंड प्री सोइंग इरिगेशन जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए. देन 2 इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वाटरिंग के लिए वो है सबसे पहले ब्लूमिंग स्टेज और पॉट सेटिंग स्टेज, यानी कि जो फ्लावरिंग और इन्फ्लोरेसेंस हो जाती है क्रॉप में तब वाटरिंग जो है इम्पॉर्टेंट है. एंड देन नेक्स्ट इज पॉट सेटिंग, जब पॉट्स की सेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है. सो वाटर की एप्लीकेशन करेंगे जस्ट प्रायर टू ब्लूमिंग, जिसकी वजह से पॉट सेटिंग में हेल्प होगी. और जो दूसरी इरिगेशन करेंगे वो फ्रूट सेटिंग के टाइम करेंगे या पॉट सेटिंग के टाइम करेंगे. देन एडिशनल इरिगेशन हम इस क्रॉप में तभी करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बेसिस, यानी कि क्रॉप में हम लगभग उसके जो सॉइल मॉइस्चर रहेगा वो 50% मेंटेन करके रखेंगे फॉर फ्लावरिंग ऑन पॉट डेवलपमेंट स्टेजेस के लिए. नेक्स्ट, कब हार्वेस्टिंग की जाए बीन्स की, स्पेसिफिकली फ्रेंच बीन की बात कर रही हूँ. तो जनरली जो पॉट्स हैं पॉट्स रेडी हो जाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए 2 से 3 हफ्ते आफ्टर द ब्लॉसमिंग, यानी कि फर्स्ट ब्लॉसम के 2 से 3 वीक बाद पॉट्स की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. पॉट्स जब जनरली टेंडर, इमेच्योर और नॉन फाइब्रस रहते हैं तभी हम पॉट्स को हार्वेस्ट करेंगे. अगर पॉट्स में हम हार्वेस्टिंग डिले कर रहे हैं तो जो यील्ड है उसके ऊपर फ़र्क दिखेगा और क्वालिटी जो है वो भी डिग्रेड होगी. देन बुश टाइप की जो वेराइटीज़ हैं वो जनरली हार्वेस्ट करने के लिए 45 डेज़ अर्लियर रेडी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पोल टाइप्स. सो पोल टाइप की जो वेराइटीज़ हैं वो लगभग 70 डेज़ आफ्टर जर्मिनेशन रेडी होती हैं और जो कॉन्टीन्यूटी रहती है हार्वेस्टिंग की वो अप टू 6 मंथ्स तक रहती हैं.
बुश टाइप की वैरायटीज़ में हम केवल 2 से 3 पिकिंग कर सकते हैं, जबकि पोल टाइप की वैरायटी में 4 से 6 पिकिंग्स पॉसिबल रहती हैं। इसीलिए जो पोल टाइप की वैरायटीज़ हैं उसकी जो यील्ड है लगभग 100 टू 140 kg क्विंटल्स पर हेक्टेयर रहती है, और बुश टाइप की 80 टू 100 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। देन हियर आर सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि बीन्स की कल्टीवेशन को हैम्पर कर सकते हैं। सो सबसे पहले ट्रांसवर्स कॉटिलिडन क्रैकिंग, जो कि बहुत ही मेजर डिसऑर्डर है फ्रेंच बीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स कॉटिलिडन क्रैकिंग किस तरह से हो रही है, यानी कि सीड्स जो है, जब ड्राई सीड्स रहेगा वेट सॉइल्स में, तो उस तरह की जो क्रॉप्स है उसमें ट्रांसवर्स कॉटिलिडन क्रैकिंग देखने को पाई जाती हैं, और जनरली वाइट सीडेड वैरायटीज़ ज़्यादा प्रोन होती हैं कॉटिलिडन क्रैकिंग के लिए। सो हार्ड सीड कोट जो है बहुत ही एसेंशियल है टू अवॉइड दिस डिसऑर्डर, और सीड कोट की जो सेटरिंग है उसे अवॉइड करने के लिए सीड में लगभग 12% मॉइस्चर होना बहुत ही आवश्यक है, सो दैट बेटर जर्मिनेशन हो सके और ट्रांसवर्स कॉटिलिडन क्रैकिंग, जिसे कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जा रहा है, उसके इम्पैक्ट को कम कर सके। नेक्स्ट आता है हाइपोकोटाइल निक्रोसिस। हाइपोकोटाइल निक्रोसिस में जो हाइपोकोटाइल टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीड्स और फर्स्ट जो कॉटिलिडनरी लीव्स हैं उसके जो एरिया है, उनका जो टिश्यूज़ हैं उनको डेथ कर रहे, उसकी जो सिवियरिटी में डेथ हो रही है उन टिश्यूज़ की, और जनरली लो कैल्शियम और लो मैग्नीशियम का कंटेंट एसोसिएटेड रहता है सीड्स में, तब हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस देखने को पाई जाती है। हियर आर सम डिजीजेस। सबसे पहले एंथ्राकोनोज। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम एंथ्राकोनोज की, या फिर स्प्रे कर सकते हैं बेविस्टिन डायथीन M45 के साथ। एंड एंथ्राकोनोज अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ फ्रेंच बीन की यूज़ की जा सकती हैं। देन लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए बेविस्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर डायथीन M45 का। देन पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए कैराथियन और सल्फर फंजीसाइड का यूज़ किया जा सकता है। देन एशी स्टेम ब्लाइट, जिससे कि हम स्टेट्स ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। रस्ट को कंट्रोल करने के लिए बेविस्टिन का स्प्रे किया जाना चाहिए। वेब ब्लाइट को क्रॉप रोटेशन या फिर डायथीन M45 एंड बेविस्टिन के स्प्रे के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। देन बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए सीड फ्री यानी कि डिजीज फ्री सीड का होना बहुत ज़रूरी है, और सीड को हम स्टेप्टोसाइक्लिन में सोक कर सकते हैं in a 10 liter of water for लगभग 4 घंटे के लिए बिफोर सोइंग, so that to avoid the bacterial blight। कॉमन बीन मोजाइक जो कि वेक्टर एफिड से ट्रांसमिट रहता है, एंड फ्रेंच बीन येलो एंड गोल्डन मोजाइक वायरस जो कि वाइट फ्लाई से वेक्टर से ट्रांसमिट होता है। तो वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जा सकता है। देन अबाउट द सम इंसेक्ट पेस्ट। एफिड्स की मैनेजमेंट के लिए डायमिथ्योट, मिथाइल डेमेटोन, फेनवेलोरेट को यूज़ किया जा सकता है बिफोर फ्लावर इनिशिएशन। सिमिलर इज द केस फॉर जेसिड्स को अगर कंट्रोल करना है। देन पॉड बोरर को कार्बेरिल के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। बीन बिटल एंड बीन बग्स को नोवान के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। देन हेरी कैटरपिलर विद द इंडोसल्फान एंड बीन बिवल जो कि स्टोरेज पेस्ट है। इसे हम अगर हम स्टोरेज के टाइम 1 to 2 टैबलेट सल्फोस की पर टन मटेरियल में यूज़ कर रहे हैं तो बीन बिवल को कंट्रोल किया जा सकता है। देन रेड स्पाइडर माइट जो कि कल्टीवेशन को अफेक्ट करेगा, सो अज़ाडिरेक्टिन, मैलाथियन, डाइकोफोल का यूज़ कर सकते हैं और रिपीटेडली 10 डेज़ के इंटरवल में स्प्रे किया जा सकता है। देन अबाउट द एफिड के डैमेज सिम्टम्स कुछ इस तरह के रहते हैं कि एफिड जो है प्लांट के ऊपर कूल और ड्राई सीजन में अटैक करेगा और जनरली लीव्स के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे आप लीव्स के ऊपर येलोइंग देख सकते हैं और लीफ की कर्लिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एफिड की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी तो सूटी मोल्ड या फिर हनीड्यू सिक्रेशन देखी जा सकती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम होगी और प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी। फॉर द इंसेक्ट करेक्टराइजेशन, इंसेक्ट्स जो हैं वो टाइनी बॉडीज़ रहती हैं जिन्हें कि हम सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट कहते हैं और जनरली शाइनिंग ब्लैक कलर की रहती हैं विद द टू ट्यूब्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम देयर एब्डोमेंस।
सो पेस्ट को डायमिथ्योट और बायो कंट्रोल एजेंट से कंट्रोल किया जा सकता है, जिन्हें कि हम प्री फ्लावरिंग स्टेजेस से पहले अप्लाई कर सकते हैं। देन रेड स्पाइडर माइट, रेड स्पाइडर माइट जो है फीड करेगा माइट लीव्स के ऊपर। देन लीव्स पे क्लोरेटिक पैचेस देखने को पाए जा सकते हैं। ज़्यादा सिवियर इन्फेस्टेशन में लोअर लीव्स पे जो कि देखी जा सकती है। तो एक्सटेंसिवली आप यहाँ पर येलोइंग देख सकते हैं लीव्स के ऊपर, जिसकी वजह से लीफ ड्रॉप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि जो इंसेक्ट है वो ट्रू इंसेक्ट नहीं रहते, यानी कि इनमें 8 लेग्स रहती हैं, नॉट 6। सो जो डैमेजिंग सिम्टम्स हैं वो सिमिलर रहते हैं लाइक थ्रिप्स और वाइट फ्लाइज। थ्रिप्स की आइडेंटिफिकेशन माइट्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो जनरली रेड कलर के रहते हैं और कैन बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज। देन मैनेजमेंट के लिए जो कि एज अ डायरेक्टिन मैलाथियन डाइकोफोल से की जा सकती है रेड स्पाइडर माइट के जो मैनेजमेंट है, और जो स्प्रे रहेगा वो रिपीटेडली 10 दिन के इंटरवल में करते रहेंगे। देन अनदर इम्पॉर्टेंट बीन काउपी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस विच इज विग्ना इंगिकुलेटा, origin is Africa, climate a warm season crop and suitable to humid tropics and subtropical zone। so heat और यानी कि hot और dry conditions जो हैं टॉलरेट कर सकती है काउपी, बट फ्रॉस्ट की कंडीशंस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। सो ऑल टाइप के ऑफ सॉइल्स में ग्रो किया जा सकता है, लगभग जहाँ पर pH 5.5 to 6.5 वेरी करती है। देन टेम्परेचर जो है 21 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेस्ट है, और वाटर लॉगिंग की जो कंडीशंस है वो क्रॉप में नहीं होनी चाहिए फॉर काउपी कल्टिवेशंस। देन कल्टीवार्स में पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज, अर्का समृद्धि, अर्का गरिमा, अर्का सुमन, विधान भरबाती 1, विधान भरबाती 2। सो ये कल्टीवार्स रहते हैं काउपी के। सोइंग जो है स्प्रिंग समर क्रॉप की फरवरी मार्च में की जाएगी और रेनी सीजन की क्रॉप की जून जुलाई में। साउथ इंडियन कंडीशन में क्रॉप को जनरली हम स्प्रिंग समर क्रॉप में लेते हैं, जो कि दिसंबर और जनवरी में इसकी सोइंग की जाएगी। सीड रेट लगभग 12.5 से 20 kg पर हेक्टेयर वेरी करेगा। देन स्पेसिंग जो है बुश टाइप के लिए 45 बाय 60 सेंटीमीटर एंड 10 बाय 15 सेंटीमीटर रहेगी। फॉर इनडिटर्मिनेट टाइप जिन्हें कि हम बोल्ड टाइप्स कहते हैं, जो डिस्टेंस है इंटर और इंटर रो डिस्टेंस वो 75 सेंटीमीटर बाय 20 to 25 सेंटीमीटर रहेगा। देन अबाउट द फर्टिलाइजर्स 15:80 kg NPK फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बेस्ट हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, डिपेंड करता है सॉइल के कंडीशंस पे। देन इरिगेशन और इंटरकल्चर जो ऑपरेशंस हैं जैसे कि बीन्स में फॉलो किए गए हैं उसी तरह से इंटरकल्चर ऑपरेशंस रहेंगे। हार्वेस्टिंग जो है 3 डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं मैच्योरिटी की। सबसे पहले ग्रीन स्नैप्स बीन, ग्रीन मैच्योर एंड ड्राई बीन्स। देन हील्ड जो है 50 to 80 क्विंटल वेरी करती है काउपी की। और जो मेजर डिजीजेज और इंसेक्ट्स हैं, डिजीजेज में एंथ्राकनोज, डाईबैक, एशी स्टेम ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल ब्लाइट, मोजाइक। एंड इंसेक्ट्स में एफिड, जैसिड, स्पॉट बोरर और बीन बिवल जो है जो कि इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं बीन्स के, काउपी के। देन क्लस्टर बीन जिसे कि ग्वार बीन के नाम से जाना जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंस है कि इसमें म्यूसिलेजिनस सीड फ्लोर रहता है जिसकी जो वैल्यू है वो गैलेक्टोमैनिन की वजह से है, इसीलिए हम इसे ग्वारगम के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिकली क्लस्टर बीन का जो यूज़ है वो टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स और ऑयल इंडस्ट्रीज में किया जाता है और बहुत ही यूजफुल अब्जॉर्बेंट है फॉर एक्सप्लोसिव्स के लिए। देन ओरिजिन है अफ्रीका। पर्टिकुलरली क्लस्टर बीन को ग्रो करने के लिए टिपिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि सब ट्रॉपिक्स की क्रॉप है और लॉन्ग डे कंडीशंस में इस क्रॉप से जो फ्लावरिंग है वो बेस्ट इंड्यूस की जा सकती है अंडर द शॉर्ट डे कंडीशंस। एवरेज टेम्परेचर लगभग 30 से 40 डिग्री वेरी करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। देन बात करते हैं सॉइल की, यानी कि किस तरह की जो सॉइल है वो क्लस्टर बीन के लिए स्पेसिफिक रहेंगी। वो है सेलाइन, अल्कलाइन सॉइल जिनकी pH 7.5 to 8 वेरी करेगी और प्रेफर किया जाएगा सैंडी लोम सॉइल्स को। देन कल्टीवार्स हैं पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, शरद बहार। सोइंग टाइम जो है नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ के लिए जून से अगस्त, साउथ इंडियन के लिए थ्रू आउट द ईयर। एंड सीड रेट 15 to 40 kg पर हेक्टेयर। देन अबाउट द स्पेसिंग जो है 45 by 60 to 10 to 15 सेंटीमीटर रहेगी। न्यूट्रिशन एज पर द डोजेस
like 10 to 20 to 50 to 70 to 50 and 70 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। इरिगेशन जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं वो डिपेंड करेंगे फ्लावरिंग के स्टेजेस के ऊपर, यानी कि फ्लावरिंग जो है बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है इरिगेशन के लिए। और इंटरकल्चर ऑपरेशन में जो वीडिंग करेंगे, यानी कि 2 से 3 वीडिंग कही जाएगी क्रॉप को वीड फ्री करने के लिए। देन हार्वेस्टिंग, these crops are ready for picking from 40 days onward and duration जो हार्वेस्टिंग की रहती है वो लगभग 120 डेज तक रहती है, और यील्ड लगभग 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। जितने भी डिजीजेज इंसेक्ट पेस्ट जो मैंने बीन्स में डिस्कस किए वही क्लस्टर बीन या ग्वार गम्स में पाए जाते हैं। देन लबलब और डॉलिकॉस बीन, जिसे कि हाइसेंथ बीन और सैम के नाम से जाना जाता है, तो इसके जो कल्टीवार्स हैं वो है पूसा अर्ली प्रोलिफिक, CO1, CO2, CO10, हेबल एवेरा 3, हेबल एवेरे 4 एंड दीपाली वल। देन सोइंग टाइम नॉर्थ इंडियन कंडीशन में वेरी करेगा जुलाई से अगस्त, और साउथ इंडियन कंडीशन में लबलब बीन को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है। देन सीड रेट 20 to 30 kg पर हेक्टेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेसिंग जो है 60 by 30 सेंटीमीटर फॉर बुश टाइप एंड 100 to 75 सेंटीमीटर फॉर टॉयल टाइप। देन जितने भी अदर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं वो सिमिलर रहेंगी फ्रेंच बीन से। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बीन्स। In the next lecture I will talk on the nursery raising practices, that how to raise a nursery or a healthy nursery for vegetable crops. Thank you everyone.